दोस्तों, एक व्यक्ति जिसको सनक होती है, पैसे कमाने की सनक, और इतनी सनक कि हर समय वो केवल यही सोचा करता है कि वो कितना पैसा कमा ले, जितना उसके पिता ने कमा करके रखा है उससे ज्यादा कहीं वो कमा ले। इस पैसे कमाने के चक्कर में वो अपनी बीवी और अपने बच्चों को एक भी समय नहीं दे पाता है। और फिर एक दिन जो उसकी पत्नी होती है, उसकी पत्नी ही उसको कुछ इस तरीके से मौत की सजा देती है जिसे सुन करके आप लोगों को यकीन नहीं होगा। तो दोस्तों, इस घटना में ये जानेंगे कि आखिरकार वो पत्नी ऐसा क्यों करती है। तो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं सागर पटेल। दोस्तों, कहानी शुरू करें उससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दरअसल दोस्तों, आज हम जिस घटना का जिक्र कर रहे हैं, यह घटना है उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर की। कानपुर का एक इलाका पड़ता है सिवली रोड। सिवली रोड पर एक जगह पड़ती है कल्याणपुर, और उसी कल्याणपुर इलाके में एक परिवार होता है और उस परिवार में मात्र 3 लोग रहा करते हैं, पति, पत्नी और पिता। और जो उस लड़के के पिता होते हैं, जो उत्तर प्रदेश पुलिस से सब इंस्पेक्टर के पद से रिटायर्ड होते हैं, और अपनी जिंदगी में उन्होंने बहुत सारी संपत्ति इकट्ठा की थी। भला कि हम यह भी कह सकते हैं कि उन्होंने इतना सारा पैसा तो इकट्ठा किया था, धन तो इकट्ठा किया था, पर उन्होंने शायद बच्चे पैदा नहीं किए, या फिर ऊपर वाले ने उन्हें बच्चे दिए ही नहीं। तभी वो एक बच्चे को गोद ले लेते हैं, और गोद लेने के बाद में उस बच्चे को बड़े ही नाज से और प्यार से पालते हैं, और बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है। और फरवरी सन 2020 में वो सपना नाम की लड़की के साथ में अपने बेटे की शादी कर देते हैं। परिवार में सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा होता है, सब बहुत ही खुश होते हैं। अब वो जो लड़का है वो कंप्यूटर का बिजनेस करता है, और वो घर में कम और अपने बिजनेस में घर से बाहर ज्यादा समय देता है। अब जो उसकी पत्नी सपना होती है, वो अपना घर का काम करती है, और घर का काम करने के बाद में जो उसका समय बचता है, वो समय वो अपना टेलीविजन पर या टीवी देखने पर निकाल देती है। तभी वो एक दिन अपने पति से कहती है कि वो उसे एक अच्छा मोबाइल खरीद कर दे, क्योंकि उसका जो समय है उसका समय नहीं कटता है, उसका समय बीतता नहीं है। और अगर उसके पास में एक मोबाइल होगा तो कम से कम अपने पति से बात कर सकती है, और वो तुमसे बात करके अपने समय को बिता सकती है। ऐसे कि कोई कमी नहीं होती है। वो एक चुटकी बजाते हुए उसकी उस डिमांड को पूरी कर देता है। अब उसकी पत्नी सपना सोशल मीडिया के पन्ने पलटते पलटते फेसबुक पर अपनी आईडी बनाती है, और एक दिन जब वो लेट करके अपने मोबाइल पर फेसबुक चला रही होती है, उसी वक्त उसके फेसबुक पर एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है। और जैसे ही वो इस फ्रेंड रिक्वेस्ट को खोलती है तो उसकी नजर के सामने एक ऐसी तस्वीर पड़ती है जिसे देख करके वो चौंक जाती है। दरअसल दोस्तों, वो जो तस्वीर होती है वो एक लड़के जिसका नाम होता है राजकुमार, और राजकुमार कोई और नहीं कि सपना के स्कूल के पढ़ने वाला एक स्टूडेंट होता है। अब इस तरीके से राजकुमार और सपना के बीच में बातें चालू हो जाती हैं। बातें धीरे धीरे दोस्ती में बदल जाती है। अब जो सपना होती है वो अपने दोस्त राजकुमार से सब कुछ बताती है कि उसका पति जो है उसके पास में बहुत सारे पैसे हैं, उसके ससुर जो है उसके पास में बहुत सारे पैसे हैं, पर उसका जो पति है वो अपना समय उसको नहीं दे पाता है, क्योंकि वो अपने बिजनेस में बहुत ज्यादा व्यस्त रहता है। पैसे तो उसके पास में बहुत हैं, पर उसके पास उसको जो पति का सुख है वो पति को सुख नहीं मिलता है। सपना का पति होता है जिसका नाम होता है ऋषभ। उसका भी एक दोस्त होता है जो कभी कभी ऋषभ के साथ उसके घर पर आ जाया करता है। अब जो सपना होती है वो उधर राजकुमार से फेसबुक पर बात करती है, और इधर धीरे धीरे ऋषभ के दोस्त से भी उसकी दोस्ती हो जाती है। अब यह बात किसी को पता नहीं लगती है। अब जो सपना का दोस्त राजकुमार होता है वो एक दिन सपना से कहता है कि अगर आप इजाजत दें तो मैं आपके घर आ जाऊं। सपना जैसे ही राजकुमार की बात को सुनती है तो सुन करके वो बहुत ही खुश होती है, बहुत ही प्रसन्न हो जाती है, और वो कहती है कि आपका स्वागत है हमारे घर में, आप जब चाहें तब आ सकते हैं, बल्कि ये आपका ही घर है। अब ऋषभ जब बिजनेस के काम से बाहर चला जाता है तब राजकुमार सपना के घर पर आने लगता है।
कभी कभी तो वो घर के आंगन में बैठ करके दोनों बातें करते हैं, और कभी कभी वो कमरे के अंदर चले जाते हैं और दरवाजा बंद करके दोनों बात करते हैं। तभी एक दिन जो सपना के ससुर होते हैं वो जब ये देखते हैं तो उन्हें ये बात अच्छी नहीं लगती। फिर वो एक दिन अपनी बहू सपना को समझाते हैं और उससे कहते हैं कि बहू, आप ये जो कर रही हो ये पूरी तरह से गलत है। अगर ये बात ऋषभ को पता लगेगी तो उसे बहुत कष्ट होगा और हो सकता है कि वो आपके साथ में कोई गलत काम कर दे, आपके साथ में मारपीट कर दे। सपना उस समय जब देखती है कि उसके ससुर के सारी बातें पता चल गई हैं, वो तुरंत अपने ससुर से कहती है कि पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई है, आइंदा से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। अब जो उसके ससुर होते हैं उसकी बात को मान जाते हैं, उस पर भरोसा कर लेते हैं। उधर सपना जो होती है, सपना अपने प्रेमी राजकुमार को फोन करती है और फोन करके उसे बताती है कि जो उसके ससुर हैं उसको ये बात मालूम पड़ गई है, अब शायद हम दोनों इस तरीके से नहीं मिल पाएंगे। अब जब उन दोनों को मिलने में परेशानी होने लगती है, तभी एक दिन सपना अपने प्रेमी राजकुमार से बात करती है और बात करने के बाद में वो एक रास्ता प्लान करते हैं। वो ये प्लान करते हैं कि अगर जो उसका ससुर है वो रास्ते से हट जाए तो फिर उन दोनों को मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और वो उधर अपने प्रेमी राजकुमार से भी इस बात को करती है और इधर जो उसका पति का दोस्त ऋषभ होता है उसको भी अपने प्रेम जाल में फंसा लेती है और फंसाने के बाद में वो उससे भी इसी प्रकार की बातें करती है। और उसके बाद में वो दोनों एक प्लान करते हैं और प्लान के तहत अब वो अपने ससुर से एक अच्छी दोस्ती कर लेती है और दोस्ती करने के बाद में वो उनके हर चीज का ख्याल रखती है, समय से खाना, समय से पानी, उठना बैठना, बिस्तर, कपड़े, सब कुछ। ये देखकर जो उसके ससुर होते हैं बहुत खुश होते हैं और एक दिन वो अपने बेटे ऋषभ से ये चीज को कहते भी हैं कि बेटा, मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि सपना इतनी अच्छी लड़की होगी, मेरा इतना ज्यादा ख्याल रखती है। और सपना जब अपने ससुर को खाना देती है तो उस दवाओं का ओवरडोज वो अपने ससुर को साथ में देती जाती है। लगभग 4 महीने का समय बीतता है और 4 महीने में ही जो सपना के ससुर होते हैं उनकी मौत हो जाती है। इस बात की जानकारी किसी को नहीं होती कि आखिरकार जो सपना के ससुर हैं, जो ऋषभ के पिता हैं, उनकी मौत कैसे हुई है। उनकी मौत के बाद में सपना अब घर पर अकेली रहती है, उसे कोई दिक्कत नहीं होती है। अब इधर जो ऋषभ, इधर जो राजकुमार होता है, जब मन होता है तब सपना के घर पर आता है और दोनों अय्याशियां करते हैं। इधर जो ऋषभ का दोस्त होता है वो भी सपना के साथ में अय्याशियां करता है, कभी इसके साथ तो कभी उसके साथ। सपना का जिसके साथ में जब कभी मन होता है उसके साथ में वो अपना समय बिताने लगती है। पर एक दिन वो जो राजकुमार होता है वो सपना से कहता है कि तुम्हारे पास में इतनी सारी धन दौलत है, इतना सारा रुपया है, आखिरकार आप इसको क्या करोगे? आपका पति तो बस पैसे केवल कमाता जाता है। अगर आप कहें तो मैं आपके साथ में शादी करूं। अब उन दोनों के मन में एक ख्याल पकने लगते हैं कि हम दोनों शादी कर लें। पर वो कहती है कि ये जगह, ये संपत्ति, ये दौलत हमें लेनी है और हमें आपके साथ में शादी करना है, रहना है, तो उसके लिए पहले हमें ऋषभ को रास्ते से हटाना होगा। अब वो ऋषभ के दोस्त को अपने साथ में मिलाती है और राजकुमार, ये तीनों मिल करके अब ऋषभ को भी अपने रास्ते से हटाने का प्लान करने लगते हैं। तभी एक दिन जो ऋषभ होता है उसका एक निमंत्रण होता है, उसे एक गेस्ट हाउस पर बारात में जाना होता है। उसे पता होता है क्योंकि बारात थोड़ी दूर पर होती है कि बाइक से ऋषभ निमंत्रण में जाएगा और जिस समय रात को वो निमंत्रण से वापस आ रहा होता है उसी समय जो राजकुमार होता है और जो ऋषभ का दोस्त होता है वो दोनों पहले से ही वहां पर पहुंच जाते हैं और वो रास्ते पर जब स्कूटर से ऋषभ आ रहा होता है उसी समय उस पर वार कर देते हैं। वार करते हैं इस हिसाब से करते हैं कि ऋषभ की मौके पर मौत हो जाए, पर जब ऋषभ चिल्लाता है तो ये दोनों डर करके वहां से भाग जाते हैं और भाग करके ऋषभ वहां से जो मरता नहीं है बल्कि बच जाता है। उसे लोग अस्पताल में भर्ती करवाते हैं और भर्ती करवाने के बाद में ऋषभ ठीक हो जाता है, ऋषभ का इलाज चलने लगता है। जब वो दोनों अटैक करते हैं उसके बाद में सपना पुलिस स्टेशन जाती है और पुलिस स्टेशन में बाकायदे ये FIR लिखवाती है कि उसके पति पर किसी ने जानलेवा हमला किया है। पुलिस सपना से पूछती है कि आप
किसके साथ में किसी से कोई दुश्मनी, तो सपना उसके परिवार के ही एक जो पारिवारिक लोग होते हैं उनके नाम मुकदमा दर्ज करवा देती है, क्योंकि उनसे उनका कुछ पैसों का लेन देन होता है और वो कहती है कि शायद वही लोग हैं जो ऋषभ पर जानलेवा हमला किया है। पुलिस धारा 307 पर मुकदमा दर्ज करती है और उनका चालान कर देती है। अब ऋषभ अक्सर अधिकतर घर पर ही रहने लगता है क्योंकि उसका इलाज चल रहा होता है। तभी जो सपना और राजकुमार होते हैं उन्हें अब एक दूसरे से मिलने के लिए नहीं मिलता। वो दोनों बातें करते हैं कि ऋषभ को अब कैसे रास्ते से हटाया जाए। इधर सपना और राजकुमार और ऋषभ का जो दोस्त होता है, ये तीनों मिल करके एक प्लान करते हैं। प्लान के हिसाब से सपना फिर एक मेडिकल स्टोर पर पहुंचती है और उस मेडिकल स्टोर पर जो एक लड़का होता है उसको भी अपने प्रेम जाल में फंसाती है और प्रेम जाल में फंसाने के बाद में उससे कहती है कि उसे कुछ इस तरीके की दवाएं दे जिससे कि जिनके डोज से जो किसी की मौत, जो उसका पति है उसकी मौत हो जाए, पर यह बात किसी को मालूम ना पड़े। तभी वो जो मेडिकल स्टोर वाला लड़का होता है उसे कुछ इस तरीके के इंजेक्शन देता है। उससे कहता है कि अगर आप इसको ग्लूकोज पर डाल करके उसके शरीर पर चढ़ा देती हैं तो आधा घंटे के अंदर ही उसकी मौत हो जाएगी, पर अगर आधे घंटे के अंदर वो अस्पताल पहुंच जाता है तो बच भी जाएगा। वैसा ही होता है। सपना वो दवा लेकर के जाती है और ऋषभ के ग्लूकोज में उस दवा को डाल दिया जाता है। जैसे ही 10 मिनट का समय बीतता है, अब जो मेडिकल स्टोर वाला लड़का होता है वो सपना से कहता है कि 10 मिनट समय बीतने के बाद में आप उसको अस्पताल लेकर के जाना, पर इतना समय देना कि वो अस्पताल आधा घंटे के बाद ही पहुंचे, जिससे किसी को आप पर शक भी नहीं होगा और आपका काम भी हो जाएगा। सपना वो ऐसा ही करती है, 10 मिनट का समय लेती है और 10 मिनट समय लेने के बाद में वो अपने सारे परिचित लोगों को फोन करती है कि जो ऋषभ की तबीयत है वो अचानक गड़बड़ हो गई है, उसे अस्पताल लेकर के जा रही है। पर अस्पताल ले जाने में इतना समय लगाती है कि ऋषभ की रास्ते पे ही मौत हो जाती है। अब उसके बाद में ये केस, क्योंकि जो उसके पारिवारिक लोग होते हैं जो उनके ऊपर 307 का मुकदमा होता है, अब वो मुकदमा 302 का बन जाता है। पुलिस इस मामले को अब अच्छी तरीके से छानबीन करती है और छानबीन करने के बाद में पुलिस उन लोगों से पूछताछ करती है, उनसे सख्ती से पूछताछ करती है। तो वो कहते हैं कि साहब मैंने कुछ किया ही नहीं है। और जब पुलिस को कोई क्लू नहीं मिलता है तो पुलिस इस केस की फिर से शुरू से जांच चालू करती है और पुलिस उसी गेस्ट हाउस पर पहुंचती है जहां पर ऋषभ निमंत्रण के लिए जाता है। वहां पर जितने भी मोबाइल एक्टिवेट होते हैं, जितने भी सीसीटीवी कैमरे होते हैं, उनकी जांच पड़ताल की जाती है। उस शादी पर जितने भी मोबाइल एक्टिवेट होते हैं उनकी छानबीन की जाती है। उसमें से 2 नंबर संदिग्ध होते हैं, क्योंकि वो 2 नंबर ऐसे व्यक्ति के होते हैं जिनका कोई निमंत्रण नहीं होता है और वो नंबर भी उसी हॉल के अंदर एक्टिव होते हैं। और जब पुलिस उन नंबरों की जांच करती है तो पुलिस ये देखती है कि उनमें से एक नंबर जो राजकुमार का होता है वो अक्सर सपना से बात करता है। और उसके बाद में पुलिस सपना को गिरफ्तार करती है और जब सपना से सख्ती के साथ में पूछताछ करती है तो सपना सारा जुर्म कबूल कर लेती है। पुलिस जैसे ही इस मामले को खुलासा करती है और लोगों को इस मामले के विषय में जानकारी होती है कि एक पत्नी जो अपने ही पति और अपने ही ससुर, जिन्होंने इतनी सारी संपत्ति को इकट्ठा किया था, अपने हवस को बुताने के लिए, अपनी हवस को मिटाने के लिए, एक नहीं बल्कि बाप और बेटे दोनों लोगों का बड़े ही अच्छे तरीके से, बड़ी ही सफाई के साथ में कत्ल कर देती है। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को दुख पहुंचाना नहीं है, किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सजग करना है, सतर्क करना है। मैं आपका दोस्त सागर पटेल इन्हीं शब्दों के साथ में आपसे विदा लेते हैं। कल फिर मिलेंगे किसी एक नई कहानी के साथ में, किसी एक नई घटना के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।